गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत एक बार फिर से आपका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र। शासन के प्रकार के तौर पे हमें दो प्रणालियों का अध्ययन करना है, लोकतंत्र और तानाशाही या अधिनायकवाद। तो उसमें हम लोकतंत्र अभी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अब तक लोकतंत्र को परिभाषित करने की कोशिश की है और उसमें हमने ये देखा कि लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ है लोकतंत्र का, सर्वाधिक प्रचलित, वो एक शासन प्रणाली के रूप में है लोकतंत्र। दूसरा अर्थ, उसको एक राज्य का प्रकार माना जाता है, एक समाज का प्रकार माना जाता है और एक जीवन शैली भी है, जीवन जीने का अंदाज है, जिसमें हम जो है सहिष्णुता और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हुए, एक दूसरे को महत्व देते हुए, व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए जीवन जीते हैं, वो लोकतंत्र है। ये सब चर्चा हमने की, उससे आगे की बात आज हम करेंगे। लोकतंत्र के प्रकार। अब हम बात करते हैं शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की। जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जो लोकतंत्र का है या सर्वाधिक प्रचलित जो अर्थ है लोकतंत्र का, वो एक शासन का प्रकार है। और इस रूप में हम लोकतंत्र के दो प्रकारों की चर्चा करते हैं और ये दो प्रकार किस आधार पर हम बनाते हैं? शासन के संगठन तथा संचालन में जनता की सहभागिता की प्रकृति के आधार पर हम लोकतंत्र को दो भागों में बांटते हैं। इसके आधार पर शासन के संगठन एवं संचालन में जनता की सहभागिता की भूमिका प्रकृति, नेचर किस प्रकार का, उसका किस प्रकार की भूमिका जनता की रहती है शासन के संगठन में, शासन के संचालन में, इस आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। दो कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी जहां जनता अपना शासन खुद चलाती है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, किसी प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती। दूसरा प्रतिनिध्यात्मक यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके उन्हें अपनी ओर से एक निश्चित अवधि के लिए शासन चलाने का अधिकार देती है। उसे हम कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कभी कभी इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है, लेकिन ये सही शब्द नहीं है, ये नेगेटिविटी लिए हुए आता है। तो उसको सही अर्थ देने के लिए जो शब्द है प्रचलित है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है जिस व्यवस्था में, उसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। और चर्चा करते हैं इस पर थोड़ी सी विस्तार से, तो बारी बारी से हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। लोकतंत्र के इस रूप में जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भागीदारी करती है। सही बात है, जनता खुद अपना शासन चलाती है, किसी प्रतिनिधि को नहीं, एजेंट को नियुक्त नहीं करती वो। यानी आप अपना काम खुद कर लें तो हो गया वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप नहीं कर पाते हैं, आप किसी को भेजते हैं, जैसे हम वकालत अदालत में अपनी ओर से किसी और वकील को खड़ा कर देते हैं, वो हमारी ओर से बोलता है, वो क्या है? अप्रत्यक्ष, यानी प्रतिनिध्यात्मक। वो हमारा प्रतिनिधि के रूप में हमारी ओर से काम करता है, हमने उसको नियुक्त कर दिया कि भाई तुम हमारा पक्ष रखो। ऐसे ही लोकतंत्र में भी हम करते हैं कि हम अपना काम खुद करें, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्राचीन काल में ये व्यवस्था प्रचलित थी, आजकल तो बहुत कम रह गया इसका उपयोग। प्राचीन काल में यूनान में, जहाँ हमारे विषय का जन्म हुआ था, अरस्तु जो हमारे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाते हैं, वो यूनान में ही उन्होंने इस विषय को जन्म दिया था। तो वहाँ यूनान में और रोम में के जो नगर राज्य थे, उनमें लोकतंत्र का ये प्रकार प्रचलित रहा। नगर राज्य क्या थे? नगर जैसे राज्य, यानी छोटे छोटे राज्य, एक छोटे शहर जैसा राज्य। जैसे काला डेरा है, वो भी एक राज्य था उस जमाने में। काला डेरा तो शायद आज बड़ा हो गया उससे काफी, लेकिन हाँ,
काला डेरा जैसे छोटे छोटे राज्य थे जहाँ जनसंख्या 5 से 10 हजार के बीच में हुआ करती थी। कैसे काम करता है शासन? जनता इसमें समय समय पर एकत्रित होकर नीति निर्धारण करती थी और शासन संबंधी कार्य निर्णय करती थी। जैसे इकट्ठी हुई जनता साल में निर्धारित तिथि दिवसों में एकत्रित होकर के जो कानून बना दिए अपने, और जो और निर्णय लेने थे वो सब निर्णय नीति संबंधी निर्णय ले लेती थी। यानी जनता खुद अपनी पार्लियामेंट होती थी, कहने का मतलब ये। संसद का काम जनता खुद करती थी और कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर देती थी शासन चलाने के लिए सरकार के रूप में। यानी विधि निर्माण करने की शक्ति जनता के पास खुद के पास नहीं थी, यूं हम कह सकते हैं। आगे चलकर जब धीरे धीरे बड़े राज्य, आपको याद है सिकंदर अरस्तु का जो शिष्य था, उसने विशाल राज्य की स्थापना की और आगे चल करके बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए। आज भारत और चीन जैसे विशाल राज्य हैं, तो वहां पर ये शासन का ये प्रकार संभव नहीं। जनता इकट्ठी नहीं हो सकती इतनी संख्या में। ये हमारे तो बहुत बड़ी जनसंख्या, अगर 1 लाख की जनसंख्या हो वो भी इकट्ठा नहीं हो सकती। तो लोकतंत्र का ये रूप जो है लगभग लगभग अव्यवहारिक हो गया आगे चल करके। लेकिन वर्तमान में भी अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है, जर्मनी, इटली और फ्रांस के पास पड़ता है। इसको भारत के हम तुलना कर सकते हैं कश्मीर से। बड़ा सुंदर देश है, बड़ा है, पहाड़ियों वाला देश है और बहुत लोग वहाँ टूरिस्ट बहुत जाते हैं। वहाँ टूरिस्ट इकोनॉमी है बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की। और स्विट्ज़रलैंड में इसके अलावा जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कई सारे कार्यालय वहाँ पर हैं। तो खैर, तो स्विट्ज़रलैंड जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर कि उनके कुछ कैंटन्स में आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें दिखाई पड़ता है। कैंटन्स क्या होता है? राज्य। वहाँ कैंटन कहते हैं राज्य को। जैसे हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं, वैसे वहाँ पर कैंटन्स हैं। 19 फुल कैंटन्स एंड 6 हाफ कैंटन्स, कुल 22 कैंटन्स हम कह सकते हैं वहाँ पर है। तो इन कुछ कैंटन्स में वहाँ पर जनता आज भी इकट्ठा होकर के अपने कानून बनाती है और उस सभा को कहते हैं लैंड्स जेमिंद कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में कुछ और भी तरीके से ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ और उपकरण प्रचलित है, कुछ उपक्रम हैं जिनके वजह से माध्यम से वो इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो तरीके हैं स्विट्जरलैंड के अलावा भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कौन कौन से तरीके हैं? ये 4 तरीके हैं मुख्य में कुल मिलाकर के। पहला आरंभक, अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएटिव, पहल करना। दूसरा है जनमत संग्रह। तीसरा है प्लेबिसाइट। ये दोनों मिलते जुलते हैं, जनमत संग्रह और प्लेबिसाइट, इनमें अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। और चौथा है प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, रिकॉल। ये 4 तरीके प्रचलित हैं आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। इसमें कॉल छपा है, आप इसको रिकॉल समझे। रिकॉल यानी वापस बुलाना। क्या है इनका अर्थ? एक एक का समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले है आरंभक। देखिए, हम जब भारत के बारे में पढ़ते हैं या अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ कानून बनने का तरीका क्या है कि वहाँ की जो संसद है, विधायिका है, संसद न कहें, संसद भारत में और अमेरिका में कांग्रेस, वो कोई विधि पारित करती है तो वो कानून बन जाता है। विधेयक पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। इसमें जनता की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जनता को यह अधिकार है कि एक निश्चित संख्या में जनता वहाँ की संसद से अनुरोध कर सकती है कि इस विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए, या कानून का मसौदा तैयार करके, रूपरेखा, प्रारूप तैयार करके भी वो संसद के सामने भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार का कानून बनाया जाए। हालांकि संसद उससे बंधी हुई नहीं कि वैसा ही कानून बनाए, लेकिन वो कह सकते हैं और प्राय वहाँ की संसद उस पर विचार करती है। तो यानी इनिशिएट करने का जो अधिकार है वहाँ की जनता को प्राप्त है। भारत में या अमेरिका में या ब्रिटेन में ये इनिशिएशन का जो राइट है वो जनता को नहीं है।
कानून बनाने में जनता पहल नहीं कर सकती, मतलब विधिक प्रक्रिया में नहीं है। हाँ, हम समाचार पत्रों के माध्यम से ओपिनियन के रूप में बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम एक निश्चित संख्या में एक हस्ताक्षर से संसद को अनुरोध करें। इस प्रकार का संविधान में हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और इसको कहते हैं इनिशिएटिव, यानी पहल करने की शक्ति। दूसरा है जनमत संग्रह। कानून बनने से पहले जनता की भूमिका मैंने बता दी, कानून बनने के बाद क्या भूमिका? कानून बनने के बाद जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है कानून, जनता की राय के लिए रखा जाता है। जो महत्वपूर्ण विषयों पर जो कानून बनाती है वहाँ संसद, तो वो जनता की राय के लिए रखे जाते हैं, और जनता उस पर अपनी राय देती है और उसके आधार पर फिर वो लागू होते हैं। तीसरा प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट भी एक प्रकार का जनमत संग्रह ही है, जनता की राय पूछने का तरीका है, लेकिन ये कानून पर नहीं होता, ये अन्य विषयों पर होता है। प्लेबिसाइट कहते हैं उसको। जैसे अभी आपने देखा होगा 2016 में यूनाइटेड किंगडम में एक जनमत संग्रह हुआ था, प्लेबिसाइट हुआ था, और उसमें ये पूछा गया था कि क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, और वहाँ की जनता ने कहा कि यस, बहुमत से ये कहा कि हाँ, हमें हो जाना चाहिए। उसको नाम दिया ब्रेक्सिट। इसी तरह से 2 साल पहले उससे, यानी 2014 में, यूनाइटेड किंगडम का एक क्षेत्र है स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम 4 क्षेत्रों से मिलकर के बनता है, आपको पता होगा। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जिसको आम बोलचाल में कई बार इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो वो इंग्लैंड सही नाम नहीं है उसका, उसका नाम, उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। उस यूनाइटेड किंगडम में 4 भाग हैं। राज्य तो नहीं कह सकते आप उनको, लेकिन राज्य जैसे ही हैं वो 4। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये चारों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। तो इनमें से एक क्षेत्र है स्कॉटलैंड, वो यूनाइटेड किंगडम का ऊपरी वाला हिस्सा, यानी नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी हिस्सा वो। और ये भी बता दूं मैं आपको कि यूनाइटेड किंगडम एक भौगोलिक इकाई नहीं, 2 भागों में बटा हुआ है। 2 द्वीप हैं अलग अलग। एक ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, और दूसरा द्वीप जो है उसके पास में वो आयरलैंड है। उसमें से कुछ हिस्सा, उत्तरी आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और बाकी जो है वो एक स्वतंत्र देश है आयरलैंड के नाम से, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से। तो ये जो उत्तरी हिस्सा है स्कॉटलैंड, जो ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का, उसमें ये जनता ने मांग की कि हमें अलग होना चाहिए, हम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया, और प्लेबिसाइट में कुछ प्रतिशत के मतों से ये प्लेबिसाइट जनता ने अस्वीकार कर दिया इस मांग को, और कहा कि नहीं, हम तो साथ ही रहेंगे। तो ये इस प्रकार के जो विशिष्ट अवसरों पर जो जनमत संग्रह कराए जाते हैं, वो उनको हम प्लेबिसाइट कहते हैं। भारत में भी आपको प्लेबिसाइट का नाम सुना होगा आपने। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराया गया था। जूनागढ़ भारत में मिलना चाहता है या पाकिस्तान में मिलना चाहता है। इसी तरह से कश्मीर में प्लेबिसाइट कराने जाने की बात थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसकी शर्तें पूरी नहीं की पाकिस्तान की सेना ने। अधिकृत कश्मीर को खाली नहीं किया, जिसको POK कहते हैं आजकल हम, इसलिए वहाँ पर प्लेबिसाइट हो नहीं पाया। तो ये कुछ अन्य इससे जुड़ी हुई चर्चाएं हो गई। रिकॉल, राइट टू रिकॉल क्या है? प्रतिनिधियों को हम 5 साल के लिए चुनते हैं सामान्यतया, लेकिन जनता को ये अधिकार होता है कुछ जगह पर कि उससे पहले भी अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं। कम से कम जैसे कुछ समय देंगे, 2 साल के बाद जनता को ये अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले। एक निश्चित संख्या में जनता अगर अनुरोध करे, मतलब वोट डालने की मांग कर सकती है, उसके खिलाफ उसको वापस बुलाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसे में फिर इस पर निर्णय करने का अधिकार जनता को मिलता है। तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा हम चलते हैं, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। और लोकतंत्र की जब आजकल हम बात करते हैं तो प्राय इसी रूप की बात करते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्या होता है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन का संचालन करते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन का संचालन करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, तो हम देखते ही हमेशा
ग्राम पंचायत में भी ऐसा ही होता है, हम पंच और सरपंच चुन देते हैं और 5 साल के लिए हमारा शासन चलाते हैं। विधानसभा का चुनाव के माध्यम से हम राज्य के शासन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से हम देश के शासन संचालन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। शासन नियतकालिक निर्वाचनों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी बात आप जानते हैं। निश्चित समय बाद चुनाव होते हैं और उनके माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं हमारे शासन पर। जैसे 5 साल बाद होता है चुनाव, और 5 साल बाद फिर उन्हें जनता का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। जनता जिसको चाहती है चुन के वापस भेज देती है, नहीं चाहती है उसकी जगह नए को भेज देती है। तो नियतकालिक चुनाव, निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। जैसे अमेरिका में अगर हम देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 साल बाद होते हैं, और सीनेट का जो सदस्य है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। हालांकि सीनेट एक स्थायी सदन है, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य वहाँ बदल जाते हैं। राष्ट्रपति 4 साल बाद चुना जाता है। तो नियतकालिक चुनाव के बाद में जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं। तीसरी बात, संप्रभुता का निवास तो जनता में होता है, किंतु उसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। मोटा सा अंतर यही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में या प्रत्यक्ष और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में मोटा सा अंतर यही है कि दोनों में ये माना जाता है कि जनता का संप्रभुता का निवास जो है, संप्रभुता माने कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति का निवास जनता में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं उस शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी निवास तो जनता में मानते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता में निवास करती है संप्रभुत्व शक्ति, जनता मालिक है। जहां मालिक खुद अपना काम करे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां मालिक अपना काम करने के लिए नौकर रख ले वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। वयस्क मताधिकार, सीमित तथा उत्तरदायी शासन, जनता के मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं, नियतकालिक चुनाव की बात हो ही गई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सब जो है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के आधारभूत तत्व क्या क्या होते हैं। पहली बात, जनता की संप्रभुता। संप्रभु कौन है? जनता है, मालिक है। संप्रभु किसको कहते हैं? सर्वोच्च। और सर्वोच्च का मतलब है कि सर्व विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति, हम इसको लीगल सॉवरेंटी कह सकते हैं। जैसे ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि वहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है। भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, हमारे संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट, समानता तथा स्वतंत्रता। ये वहाँ पर जनता में ये को अधिकार रहते हैं, जनता को समानता का अधिकार होता है और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। सभी व्यक्ति बराबर हैं, समानता का मतलब ये है कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर मत देने का अधिकार है। एक व्यक्ति का वोट एक ही गिना जाएगा, किसी के 2 नहीं होंगे, और स्वतंत्रता सबको मिलेगी सब। तीसरी बात, सहिष्णुता। लोकतंत्र सहिष्णुता में विश्वास करता है। हमें एक दूसरे की बात को सहन करना पड़ता है। हमें एक दूसरे को एक सह अस्तित्व की भावना, भले हम पसंद करें ना करें, लेकिन हम सहिष्णुता लोकतंत्र की आवश्यकता है। बिना सहिष्णु नहीं होंगे तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है। हर व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको हम सम्मान एक नागरिक के रूप में जो ड्यू है उसको मिलना चाहिए। इस बात में लोकतंत्र विश्वास करता है। बहुमत का शासन, किंतु अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं होती इसमें। शासन बहुमत की इच्छा से चलता है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सर्वसम्मति संभव नहीं होती, तो जो बहुमत कहेगा उसके हिसाब से शासन चलेगा। लेकिन बहुमत को ये अधिकार नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों हितों की उपेक्षा करे। उसको अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोकतंत्र में रहती है।
नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चुनाव नियमित होंगे, निश्चित अंतराल के बाद, जो भी तय होगा, 2 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी हो, 5 साल, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 5 साल प्राय अधिकतम 5 साल माना जाता है, न्यूनतम 2 साल में होता है। 2 साल हालांकि कम है, लेकिन 4 या 5 साल जनरली मानते हैं। 4-5 साल में चुनाव हो जाता है। स्वतंत्र चुनाव होता है और निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के अनुसार शासन चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। सब लोग के साथ समान व्यवहार हुआ कानून के अनुसार, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। विधि का शासन का मतलब ये है। उत्तरदायी तथा अनुक्रियाशील शासन, सरकार उत्तरदायी होगी, जवाबदेह होगी अपने कार्यों के लिए, और अनुक्रियाशील होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, रिस्पॉन्स देगी। शासन की सीमित शक्तियां, ये भी एक लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार जो है वो न्यास, सरकार की जो शक्तियां हैं वो न्यास के रूप में होती है, ट्रस्ट के रूप में होती हैं, उसकी मालिक नहीं होती है, वो उसकी जनता के नौकर है। वो नौकर की सीमित शक्तियां होती हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी एक विशेषता है लोकतंत्र की। और विकेंद्रीकरण, सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं हो, बटी रहे, विभाजित रहे, ये लोकतंत्र की मांग है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं हम, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ओहो, मैंने स्लाइड नहीं चेंज करी। नहीं, यह हुआ, यस हुई है। थैंक यू।